ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज ठीक आ रही हो? कमेंट्स में लिखें, फिर आगे कंटिन्यू करें आज की क्लास। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे अभी नहीं देख पाए वो रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि आज अगर कहीं टाइम क्लैश कर रहा हो तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज ये जो क्लास है ये ऑल्टरनेटिंग करंट की एक डीपीपी आपको क्लास में दी गई थी, और उस डीपीपी के डिस्कशन की क्लास है। आपने डीपीपी अगर सॉल्व कर ली हो तो उसके डिस्कशन की ये क्लास है, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जो इसको ऐप के थ्रू देख रहे हैं वो ऐप के थ्रू देखें, जो यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं वो यूट्यूब पर कमेंट करें। ठीक है, तो देखिए आपके ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट which when passed through a resistor produces heat which is 4 times of that produced by a direct current of 2 ampere in the same resistor। ठीक है, बोला गया है कि एक उस आरएमएस ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू बताओ जो कि किसी रजिस्टर से पास हो और उतनी ही हीट प्रोड्यूस, और कितनी हीट प्रोड्यूस करे, 4 टाइम्स हीट प्रोड्यूस करे जब हम 2 एम्पियर करंट फ्लो कराएं। तो इसका मतलब जब हम एसी फ्लो करा रहे हैं तो उस समय जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो 4 टाइम्स है जब हम डीसी फ्लो करा रहे हैं। ये इसमें क्वेश्चन दे दिया आपको, ये कंडीशन लगा दी। अच्छा, हीट प्रोड्यूस कितनी होती है? आई आर एम एस, ठीक है, एसी में स्क्वायर आर टी, और यहाँ 4 टाइम्स हो जाएगा डीसी के लिए आई स्क्वायर आर टी। अब आप देख पा रहे हैं कि सब कुछ तो यह आर और टी तो सेम ही है ना, तो आई आर एम एस आपको फाइंड करना। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ करंट कितनी थी? 2 एम्पियर, ये 2 का स्क्वायर हो गया, 4 4 जा 16, तो आई आर एम एस सभी का जो आंसर है वो आपके पास 4 एम्पियर आंसर आएगा, यानी इसका आंसर होना चाहिए बी बॉम्बे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन करने के लिए इसको मुझे हटाना पड़ेगा, और हटा सकता हूं यहां से, देख लेता हूं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। यस, अब बच्चों क्वेश्चन है सेकंड। ठीक है, ये मैं हटा दूं, ये सारा, ये आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िएगा, द करेक्ट स्टेटमेंट आर, ये आपको दिख रहा होगा करेक्ट स्टेटमेंट इसमें पूछा है, तो इसको मैं यहां ले लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन ये था, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये तो। आप देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट आप सभी पढ़ें। पहला, एसी मीटर कैन मेजर डीसी ऑल्सो। सेकंड, if AC meter measures DC, their scale must be linear and uniform. Third, AC meter is based on heating effect of current, and DC meter is based on average current method. Fourth है, AC meter reads RMS value of current। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, और इसमें क्या पूछा गया है कि हम बात करते हैं। देखो, इसमें दिया हुआ है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो एसी मीटर डीसी को मेजर कर सकते हैं क्या, बताओ। और फोर्थ दिया है, एसी मीटर रीड्स आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो ये तो सीधा सही दिख रहा है डी, कि आरएमएस मीटर जो होते हैं, मतलब एसी मीटर जो होते हैं वो क्या होते हैं?
वो जो है हॉट वायर मीटर्स होते हैं, और हॉट वायर मीटर्स आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को रीड करते हैं। एसी मीटर्स कैन मेजर डीसी ऑल्सो, ये भी हो सकता है। एसी जो मीटर होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होते हैं, इसलिए उनके जो स्केल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरह से एडजस्ट किए जाते हैं कि स्केल्स जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो, आई स्क्वायर हो, ठीक है, आई आर एम एस का स्क्वायर हो। एंड देयर स्केल्स आर नॉन लीनियर, लीनियर नहीं होते, नॉन लीनियर होते हैं, क्योंकि वैल्यू क्या होती है करंट की, 1 2 3 लिखते जाओ तो आरएमएस का स्क्वायर करोगे तो 149 ऐसे आएगा, तो फैलते जाएंगे, तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर होते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि क्या एक जो एसी एमीटर है, ठीक है, या एसी वोल्ट मीटर है, वो एवरेज वैल्यू मेजर कर पाएगा, ये तो देयर स्केल लीनियर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या रीड करते हैं, आरएमएस वैल्यू को रीड करते हैं एसी की, या आरएमएस डीसी मीटर्स क्या मेजर करते हैं, एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं या एवरेज वोल्टेज मेजर करते हैं, क्योंकि उसके जो स्केल्स हैं वो कैसे होते हैं, लीनियर हो। ठीक है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं आरएमएस वैल्यू डीसी की कितनी हुई, आई हुई। एसी मीटर डीसी मेजर कर सकता है, लेकिन डीसी मीटर जो होता है वो एसी मेजर नहीं कर सकता। एसी डीसी को कर सकता है मेजर, लेकिन डीसी एसी को नहीं कर सकता, ये ध्यान दें, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता, डीसी तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होंगे, तो एसी में वो काम नहीं करता, ये सब बताया था। तो ये हो जाएगा ये और ये। चलो थर्ड वाले का बताओ, थर्ड वाले का द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फॉर, यहां पर एक करंट की इक्वेशन दी है, इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन दी है, I इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस 3 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। पूजा पाल, ये आपके लिए क्लास नहीं है बेटा, ये एक्चुअली ऐप पर क्लास चल रही है, तो वो लाइव हो रही होगी यूट्यूब पर। ऐप पर जो है ये 12th सीबीएसई बोर्ड की क्लास है, अभी आप इसको छोड़ दें, है ना। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ वाई, ठीक है, यहां पर दे रखी है करंट जो, बोलो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, बिल्कुल सही है। और इसका आंसर सी कैसे है, मैं आपको जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए समझा देता हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो आप देखिएगा I इक्वल टू आपको दिया है 4 साइन ओमेगा टी प्लस 3 कॉस ओमेगा टी, यहां लिख लेते हैं I इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस 3 कॉस ओमेगा। तो ये साइन है, ये कॉस है, मतलब वैसे ही फेज का डिफरेंस कितना हो गया, 90 डिग्री। 4 है और 3 है, इसका मतलब ये I0 है, ये I01, ये I02। तो I01 हो गया मैक्सिमम करंट जो 4 है, इधर I02 ये हो गया 3। तो यहां से नेट I0 निकाल लूं पहले, वो 4 और 3 का 90 डिग्री पर क्या होगा, कोई वेक्टर जैसे करते हैं फेज के लिए, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी ये 25 हो गया, दैट मीन्स 5। लेकिन हमें तो आरएमएस निकालनी थी, तो आरएमएस क्या होती है, I0 बाय √2 यानी 5 बाय √2, आंसर इज 3, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है फोर्थ, तो देखिएगा फोर्थ को मैं अलग से निकाल के रख लेता हूं। क्वेश्चन है इसका फोर्थ, और फोर्थ में आप देखोगे क्या दिया हुआ है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, तो हम अलग से रख लेते हैं और मूव करा लेते हैं कहीं। यहां ले लेते हैं, ये हमारे पास जगह है, चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में आप देखोगे क्या दिया हुआ है, जरा सोचिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर दूं आपके लिए, ये हमारा क्वेश्चन 4 है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर, और फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, आप अगर आंसर बता सकते हो तो बताओ,
द रिलेशन बिटवीन एन AC वोल्टेज सोर्स एंड टाइम इन SI यूनिट, ये दिया है V इक्वल टू 100 साइन 50 पाई टी एंड कॉस 50 पाई टी वोल्ट ऑफ पीक वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी विल बी। पीक वोल्टेज निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या आंसर होगा जरा बताओ। देखो पीक वोल्टेज, ये जो इक्वेशन दी है ना, इसको थोड़ा सा पहले एडजस्ट कर लो। कैसे एडजस्ट कर लो, देखोगे ये 100 साइन है तो और इनटू में दिए हैं, तो एक काम करो V इक्वल टू ऐसा कर लें 50 इंटू 2, 100 को 50 इंटू 2 कर लूं, साइन 50 पाई टी एंड कॉस 50 पाई टी, यही हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये क्या बन गया फॉर्मूला बताओ। V इक्वल टू 50 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, यानी 2 इंटू 50 पाई टी, ये बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, साइन 2 थीटा बन गया। अब कंपेयर करो, ये मैक्सिमम वोल्टेज है V0 जो कि पूछा था उसने, पीक वैल्यू। तो ये V0 इक्वल टू आ गया आपके पास 50 वोल्ट। अब 50 वोल्ट 3 और 4 में दिया, ये तो हो नहीं सकते। अब उसने फ्रीक्वेंसी भी पूछी है, तो टी का जो मल्टीपल होता है, ये जो टी का मल्टीपल है, इसी को क्या बोलते हो, ओमेगा बोलते हो। तो ओमेगा इक्वल टू 2 इंटू 50 पाई आ गया। अब ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो फ्रीक्वेंसी हुआ 50 हर्ट्ज। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, और बिल्कुल सही है। कई बच्चों ने इसका सी बताया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5th। इसको हटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर है 5th, और ये जो 5th है इसको मैं इधर से खींच लेता हूं। ठीक है, और उसको हम सॉल्व करते हैं। ये रहा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5th। चलिए, ये क्वेश्चन 5th आ गया है, ये थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको। देखिए हमारे पास जगह होगी सॉल्व करने के लिए। अब बताओ क्वेश्चन 5th ये है, 160 volt and 60 watt lamp is run from 200 volt AC main using a capacitor in series with the lamp in state of resistor then find voltage across capacitor। उसने कहा एक 160 वोल्ट एंड 60 वॉट का बल्ब है, ठीक है बच्चों, और वो 200 वोल्ट एसी पर काम कर रहा है। कैपेसिटर, हमने एक कैपेसिटर लगाया किसमें, लैंप के साथ, रजिस्टर नहीं लगाया, लैंप के साथ एक सिंपल हमने कैपेसिटर लगा दिया। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा ये पूछा है, ये है। तो एक काम करें, ये बल्ब हो गया, ठीक बात है, इस बल्ब के साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, और ये यहां एसी सोर्स हो गया, और एसी सोर्स की जो वैल्यू है वो दी है 200 वोल्ट। ठीक है, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मान लो VC है। ये यहां पर जो बल्ब है, बल्ब खुद एक रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि उसमें एलिमेंट जो होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज होगा VR। तो मतलब ये RC सर्किट हो गया। RC सर्किट में VR और VC के बीच में आप देखते हैं फेस डिफरेंस 90 का होता है। तो अगर ये जो V है, V निकालें तो V स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, यही जानते हो। जो लोग इसका आंसर बता सकते हैं जल्दी से आंसर जरूर बताएं। तो V की वैल्यू कितनी है 200, 200 का स्क्वायर किया, VR यानी बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज वो निकालना है। बल्ब के अक्रॉस यहां पर दिया हुआ है कितना, 160 दिया हुआ है, तो यहां पर मैं ये 160 लिख देता हूं। तो 160 का स्क्वायर प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस निकालना है, बस इसी को सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर, पर रूट ले लेना, तो VC आ जाएगा 120 वोल्ट। बिल्कुल सही है, बी बॉम्बे, आंसर इज बी बॉम्बे। ठीक है, तो या तो स्क्रीनशॉट लेते चलना या बाद में इसकी क्लास को देख लेना, जैसे कि आप नोट अगर नहीं कर पाओ तो बाद में देख लेना।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हटा देते हैं और 6 को लाने की कोशिश करते हैं। किधर गया 6? ये रहा। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन 6। ठीक है, और इसको इधर खींच लेते हैं। तो नहीं आ रहा इधर। थोड़ा सा वेट करो। ये हैंग हो गया है लगता है। चलो खैर, ये तो अपने को इतना मिल गया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 मैं निकाल लेता हूं इस स्लाइड में। छोड़ो, इसको मैं अलग से ही ओपन करता हूँ। ये कहीं इसमें कई बार हैंग हो जाता है, तो डिलीट कर रहा हूँ। 1-2 मिनट रुक जाओ। ये डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से फिर अपन तो सॉल्व कर पाए। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर ये 5 आ गया है और हम 6 की बात कर रहे थे। ये रहा 6। तो 6 क्वेश्चन को करने के लिए ये रहा हमारे पास 6 क्वेश्चन। बताइए, द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी फॉर सीरीज RLC नेटवर्क कीपिंग L एंड C कांस्टेंट इफ R इंक्रीजेस। R को इंक्रीज करें तो इनमें से कौन इंक्रीज होगा, कौन डिक्रीज होगा, इन सब को हमें बताना है कि कौन इंक्रीज होगा और कौन डिक्रीज होगा। ठीक है, तो चलिए हम कर लेते हैं। यहां पर देखो, आप इस जगह पर करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, तो ये शेप बन रही है ऐसी। अब वो कहता है कि अगर R को हम कैपिटल R को इंक्रीज करें, चलिए R को इंक्रीज करें, और सर्किट क्या दिया है, RLC सर्किट दिया हुआ है। RLC सर्किट में ये मैक्सिमम करंट, तो आप बताओ मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला RLC मतलब LCR सर्किट में क्या होता है? होता है V/R। ठीक है, V/R, ठीक बात है। और वो कहता है L और C को कांस्टेंट रख दो। L और C को कांस्टेंट रख दिया तो सीधे सीधे जो करंट है मैक्सिमम वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, क्योंकि V/Z होता है वास्तव में। तो इसको मैं अगर मैं यहां पर Z लिख दूं और Z डिपेंड करेगा किस पर, R पर, तो इसका मतलब I मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल R होगी। अब क्वेश्चन में बोला कि R को बढ़ाओ, R को बढ़ाओगे तो मैक्सिमम करंट डिक्रीज होगी, सीधी बात है। R को बढ़ाओगे तो मैक्सिमम करंट डिक्रीज होगी, तो ये जो IM है वो डिक्रीज होकर के यहां कहीं आ जाएगा। ठीक बात है। तो जब ये जैसे जैसे ये ग्राफ है वो नीचे की तरफ आएगा, ध्यान देना, जैसे जैसे ग्राफ ये नीचे की तरफ आएगा तो करंट नीचे आएगी। अच्छा, दूसरा क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर ये होता है 1/R √L/। तो ये जो आपके पास शार्पनेस है, जो रेजोनेंस की जो शार्पनेस होती है, उसी को हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। अब करंट नीचे आ गई, मतलब R जो है वो क्या हो गया, R बढ़ गया, तो क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज होगा। क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज होगा मतलब जो शार्प बन रहा था ग्राफ, जो तीखा बन रहा था ऊपर,
वो थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा ग्राफ बने। तो अब क्या हुआ, यहां पर एक तो देखो, एक एक करके देखो, मैक्सिमम करंट इंक्रीजेस, नो, शार्पनेस ऑफ ग्राफ डिक्रीजेस, यस, फ्लैट हो गया मतलब शार्पनेस डिक्रीज हो रही है। क्वालिटी फैक्टर डिक्रीजेस, यस। बैंडविड्थ इंक्रीजेस, यस। बैंडविड्थ होती है ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ। अब फ्लैट हो जाएगा तो ये बैंडविड्थ और क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो बैंडविड्थ इंक्रीज हो रही है। तो बी सी डी आंसर होना चाहिए, यानी आंसर हो गया आपका सेकंड। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो थोड़ा और हम चाहें तो जूम कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और क्वेश्चन है ये 7th, ऑल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग इन कैपेसिटेंस C एंड रजिस्टर R, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज, सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। पहला बताइए, आप लोग बताओ अगर आपने सॉल्व कर लिया हो तो। फॉर लो फ्रीक्वेंसी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इज C, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इज 1 अपॉन ओमेगा C, for high frequency limiting value of impedance is R, and for low frequency the limiting value of impedance is 1 upon C। तो एक तो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है और इम्पीडेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं मेरे ख्याल से इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो सर्किट कैसा दिया हुआ है वो देख लो पहले। सर्किट है ऑल्टरनेटिंग करंट में C और R दिया हुआ है, मतलब RC सर्किट है। जब RC सर्किट है तो RC सर्किट में अगर हम XC की बात करें तो XC इक्वल टू होता है कितना, 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है। और Z की वैल्यू क्या होती है, इम्पीडेंस Z होती है, वो होती है अंडर रूट R² प्लस XC का, यही होती है। अब देखना कौन सा आंसर इसमें सही है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो XC तो कम होगा। अब XC कम होगा तो Z भी, इंपीडेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जरा हम थर्ड ऑप्शन पर विचार करें। फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इंपीडेंस, फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो ओमेगा हाई है तो XC कम होता जाएगा, होते होते ओमेगा को मैक्सिमम कर दो तो XC मिनिमम हो जाएगा। और ओमेगा को बढ़ाते बढ़ाते जितना मैक्सिमम कर सकते थे इनफाइनाइट कर दिया थ्योरेटिकली, तो XC घटते घटते 0 हो जाएगा। अब XC जब ये 0 हो गया तो Z इक्वल टू R बचा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो इसका मतलब Z की लिमिटिंग वैल्यू, Z मतलब इंपीडेंस, इंपीडेंस की लिमिटिंग वैल्यू, कम वैल्यू कितनी आ गई, R के बराबर आ गई। तो यही हमारा थर्ड आंसर सही, ठीक है, ओके। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8 में यह पूछा गया, अ बल्ब एंड अ इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। बल्ब क्या होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर मतलब L, तो ये एक तरह से RL सर्किट हो गया। इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें, कीपिंग द वोल्टेज ऑफ सोर्स कांस्टेंट, सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट रखा जाए, तो फिर बल्ब, पहला ऑप्शन है बल्ब विल गिव मोर इंटेंस लाइट, सेकंड बल्ब विल गिव लेस इंटेंस लाइट, थर्ड बल्ब विल गिव लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी एज बिफोर, एंड फोर्थ बल्ब विल स्टॉप रेडिएटिंग लाइट। जल्दी बताओ कौन सा आंसर सही है। जो लोग देख रहे हैं ऐप पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो लोग कर सकते हैं जल्दी से आंसर बताइए। और जिन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ लिया है, AC पढ़ लिया है, वो इनका आंसर दे पाएंगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है। देखो यहां पर RL सर्किट है, ये पता चल गया, RL सर्किट है, ठीक बात है। और उसने कहा है RL सर्किट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है, मतलब आपको ओमेगा इंक्रीज करना है।
तो ओमेगा अगर इंक्रीज करोगे तो सुनिएगा, ओमेगा इंक्रीज करोगे तो एक्स एल जो होता है ओमेगा एल ही तो होता है, तो अगर ओमेगा को इंक्रीज करोगे तो ये एक्स एल भी क्या होगा, इंक्रीज होने वाला है। एक्स एल जब इंक्रीज होने वाला है तो अब आप कह सकते हैं कि बताइए कि बल्ब ज़्यादा चमकेगा। कब चमकेगा बल्ब ज़्यादा, बोलो? जब उसमें करंट जो है या वोल्टेज जो है, वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाए। तो एक काम करते हैं, आरएल सर्किट में, ध्यान से सुनिएगा, आरएल सर्किट में अगर हम देखें तो वोल्टेज आर के अक्रॉस कितना होता है, बता सकते हो? फॉर्मूला था V इक्वल टू अंडर रूट आरएल सर्किट में वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अब आप देखना, एक्सएल को बढ़ाया, एक्सएल को हम बढ़ा रहे हैं और इसको कांस्टेंट रखा हुआ है V को, तो यहाँ वी आर की वैल्यू निकाल लो पहले। तो वी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस वी एल स्क्वायर, यही आएगी। अब सुनिए, V तो कांस्टेंट है, अब एक्सएल बढ़ाओगे तो वी एल भी तो बढ़ेगा। इस कांस्टेंट में से कोई बढ़ी हुई वैल्यू अगर हम माइनस करें तो वी आर क्या होने वाला है, कम होने वाला है। जब वी आर कम होने वाला है तो इसका मतलब बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज डिक्रीज होगा। बल्ब के अक्रॉस जब वोल्टेज डिक्रीज होगा तो उस केस में आप बता सकते हैं कि बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तो आंसर कौन सा हो गया, बोलो? कौन सा आंसर हो गया, जल्दी से बताओ। 8th को पढ़ के बताइए। सेकंड हो गया, बल्ब विल गिव लेस इंटेंस लाइट। तान्या, ये जो है चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, लेकिन ये आपके बैच का नहीं है, ये एक्चुअली 12th सीबीएसई बोर्ड के बैच का है। तो अभी आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है? ये ऐप के थ्रू जो देख रहे हैं 12th बोर्ड के वो बच्चे, वो अलग बैच हैं, अभी अलग बच्चे हैं, ये आपके लिए बैच नहीं है अभी, तो अभी आप इग्नोर करें। ये केवल 12th वाले बच्चों के लिए है, ठीक है? तो वो चूंकि कल की क्लास हो नहीं पाई थी इसलिए मैं इसको ये डिस्कस कल कराना था, इसलिए मैं आज करा रहा हूं। यस, क्वेश्चन नंबर 9th पर आ जाओ जल्दी से। एन AC source of voltage V and frequency 50 Hz is connected to an inductor of 2 Henry। देखो क्या बोला जा रहा है, इसको जरा जल्दी से करके बताओ। आप लोग जरा जल्दी सॉल्व करो, जो लोग कर पा रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं जल्दी से सॉल्व करें, जो नहीं कर रहे उनका कोई कुछ नहीं कर सकते। पर यस, एन AC source of voltage V and frequency 50 Hz is connected to an inductor of 2 Henry and negligible resistance। ये कोशिश करो कि कौन सा सर्किट है ये। A current of RMS value I flows in the coil when the frequency of voltage is changed to 300 Hz, keeping the magnitude of V volt same, then current is now। क्वेश्चन को पढ़िए और जो कर सकते हैं जल्दी से करके बताएं। क्वेश्चन नंबर डालिए, उसके बाद आंसर लिखिएगा। तो सबसे पहले बताओ ये सर्किट कौन सा है। AC सोर्स V वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, कनेक्टेड टू ए इंडक्टर, तो मतलब इंडक्टर तो है ही, ये हो गया इंडक्टर। रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब रेजिस्टेंस इसमें है नहीं है, केवल इसमें क्या है, L ही है, ठीक है? और इसको हमने ये V वोल्ट के AC सोर्स से जोड़ दिया, ठीक बात है, कनेक्ट कर दी। अब क्वेश्चन क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मतलब F दिया है, इंडक्टर L की वैल्यू दी है आपके पास 2 हेनरी, करंट I फ्लो हो रही है। अब उसने क्या कहा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करके 300 कर दें, पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 50 थी, अब फ्रीक्वेंसी को हमने कितना कर दिया, 300 कर दिया, तो कितने टाइम्स फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, पहले 50 हर्ट्ज थी अब 300 टाइम्स बढ़ गई, तो सॉरी 300 हो गई, तो कितने टाइम्स बढ़ गई, 6 टाइम फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। यानी जो न्यू फ्रीक्वेंसी है इट बिकम्स 6 टाइम ऑफ इनिशियल फ्रीक्वेंसी, f डैश इज 6 टाइम्स ऑफ f, कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज सेम, भी जो है उसको कांस्टेंट रखा है, इस वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है।
तो बताइए अब करंट कितनी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, ये पूछ। तो पहली बात तो अगर हम फेज डिफरेंस देखें तो अकेला एल बचा, और एल में जो करंट है वो लैग करती है वोल्टेज से 90 डिग्री, तो लैगिंग वाला आएगा। तो लैगिंग वाला तो ये थर्ड और फोर्थ में दिया है, ये तो इसमें लीडिंग दिया है, तो आपके पास ये पहला और दूसरा तो हो ही नहीं सकता। थर्ड एंड फोर्थ की बात करें, थर्ड एंड फोर्थ की बात करोगे ना, तो अब एक तो लैगिंग का आंसर आएगा। अब लेकिन 1/3 होगा क्या 1/6 होगा? तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, I इक्वल टू करंट इक्वल टू क्या होता है, केवल L के लिए जिसमें इंडक्टर हो तो होता है V डिवाइड बाय XL। अब आप देखो XL को लिखते हो ओमेगा L, XL को क्या लिखते हो, V डिवाइड बाय ओमेगा L। अब यहां पर V और L कांस्टेंट होगा, ये बदल नहीं रहे। ओमेगा 2πf होता है, और कितना हो गया नया ओमेगा, 6 टाइम्स हो गया। तो ओमेगा अगर 6 टाइम्स हो गया, फ्रीक्वेंसी 6 टाइम्स हुई है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी 6 टाइम्स हो गई होगी। तो करंट जो है वो कितनी हो गई, I/6 हो गई होगी, यानी ये करंट 1/6 टाइम्स हो गई होगी। तो हमारा आंसर है डी दिल्ली। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको? ओके, अब आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला, इन शोइंग फिगर फाइंड वी आर। ये वी आर मतलब इस आर के अक्रॉस वोल्टेज आपको फाइंड करना है। एल के अक्रॉस वोल्टेज दिया है 200, ये आरएमएस वैल्यू दी है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि वी स्क्वायर इक्वल टू होता है वी आर स्क्वायर प्लस वी एल का होल स्क्वायर, वी एल का स्क्वायर। अपने को तो वी आर निकालना है, तो वी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, वी स्क्वायर माइनस वी एल स्क्वायर। ध्यान देना, वी इज वॉट, वी है 200, तो 200 का स्क्वायर, वी एल है 100√3, तो 100√3 का स्क्वायर। बस सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, 100 वोल्ट आ जाएगा। ये आ गया 100 वोल्ट। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा ए, जो कि 100 वोल्ट है। क्वेश्चन बच्चों 11th पर आ जाओ जल्दी से। 11th में क्या पूछा, द वैल्यू ऑफ आर इज चेंज। ये दिया है 40 वोल्ट, 40 ओम, 40 ओम आर, और यहां सप्लाई वोल्टेज है। इस सर्किट में वो कहता है अगर इस आर की वैल्यू हम चेंज कर दें तो ये वोल्टेज अक्रॉस एल रिमेन सेम, यानी एल के, ये जो एल है इसके अक्रॉस वोल्टेज वी एल है, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी सी है। तो इन्हीं में बताना है कि एल के अक्रॉस सेम होगा, वोल्टेज अक्रॉस सी सेम होगा, या एल और सी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, या वेरी करेगा, ये बताना है। तो इसको अपन देखते हैं। यहां अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे, थोड़ा सा ध्यान लगाओ इस क्वेश्चन पर, तो आप यहां पर बड़ी आसानी से ये देख पाओगे। देखिए कि ये जो 40 ओम है, ये भी 40 ओम ही है। ये 40 ओम क्या दिए हैं, एल का रिएक्टेंस दिया है एक्सएल, ये कैपेसिटर का रिएक्टेंस दिया है एक्ससी। तो इस क्वेश्चन में पता चल गया कि एक्सएल इक्वल टू है क्या, हमारा एक्ससी है। एक्सएल इक्वल टू क्या हो गया, एक्ससी है। और जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता है तो ये कंडीशन किसकी होती है बच्चों, रेजोनेंस की होती है। किसकी होती है, रेजोनेंस। रेजोनेंस के केस में, रेजोनेंस के केस में जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है, तो सिंपल जो ये यहां वी लगा रहे हैं, वी इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, वी इक्वल टू एलआरसी सर्किट में ये था वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया तो मतलब वी एल बराबर भी वी सी ही होगा। तो यहाँ वी एल बराबर वी सी हो गया, तो दोनों बराबर हो गए, तो ये 0 हो गया। तो वी इक्वल टू सिंपल वी आर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज हम यहां लगाएंगे, ध्यान से सुनना, जो वोल्टेज हम एसी पर अप्लाई करेंगे वो पूरा का पूरा जो वोल्टेज है वो पूरा का पूरा इस आर पर अपेयर हो जाएगा, यानी यहां पर V इक्वल टू क्या होगा, वी आर। तो इसको ध्यान रखिए, रेजोनेंस के केस में, रेजोनेंस के केस में एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा है, और वीएल और वीसी इक्वल होते हैं। ठीक है, और पूरा का पूरा जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस पर आ जाता है, वीएल इक्वल टू वी आर।
अच्छा, अब क्या होता है कि ये VL और VC बराबर तो हैं, लेकिन इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इंडिविजुअल वैल्यू चेंज हो सकती है, और ऐसे चेंज होगी कि दोनों जो है बराबर ही रहें। मान लो यहां पर 20 वोल्ट है तो ये भी 20 वोल्ट होगा, अगर ये 40 वोल्ट है VL तो ये भी 40 हो जाएगा, ये अगर 50 वोल्ट हो गया तो ये भी 50 हो जाएगा, दोनों बराबर रहेंगे रेजोनेंस। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है वोल्टेज अक्रॉस एल रिमेन सेम। अगर हम आर को चेंज करेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस एल सेम नहीं होगा, क्योंकि आर को चेंज करते ही क्या होगा, हो सकता है आर को चेंज करते ही एल के अक्रॉस वोल्टेज चेंज होगा, लेकिन जितना एल के अक्रॉस होगा उतना ही सी के अक्रॉस भी होगा, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर रहेंगे। वोल्टेज अक्रॉस सी रिमेन सेम नहीं, इंडिविजुअल सेम नहीं रहेगा, आर को चेंज करेंगे तो इंडिविजुअल वोल्टेज बढ़ेगा, और बढ़ने के साथ दोनों बढ़ेंगे, VL VC एक साथ बढ़ेंगे। जब एक साथ बढ़ेंगे तो उनका जो कॉम्बिनेशन है एल और सी के अक्रॉस, नेट वोल्टेज अगर VLC लूं तो वो तो जीरो ही आने वाला है, क्योंकि जितना एल के अक्रॉस वोल्टेज होगा उतना ही सी के अक्रॉस होगा, दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, तो नेट VL माइनस VC करोगे दोनों बराबर आएंगे, इसलिए जीरो। तो वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो तो जीरो ही रहने वाला है। तो इसका आंसर फिर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, जो कि यहां कहीं लिखा होगा, इधर हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, ये यहां पर डी है कि वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन डज नॉट चेंज, ये दोनों में शायद चेंज लिखा है, आप किसी एक ऑप्शन को वो कर लेना है, डज नॉट चेंज। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 11। तो इसका सी में चेक कर लेते हैं, सी में क्या दिया, इसमें तो चेंजेस लिखा है, तो ये तो हो नहीं सकता, चेंज नहीं होगा, ये आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं सी में क्या दिया, लग गया है। सी में ये लिखा हुआ था वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन चेंज, दोनों में ही सेम दिए हुए हैं, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, ये लिख देना डज नॉट चेंज। ठीक है, डज नॉट चेंज, सी में ये डज नॉट चेंज आए। चलो अब आ जाओ, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 11 क्वेश्चन कर चुके, क्वेश्चन नंबर 12, क्यों स्लिप हो, क्वेश्चन नंबर 12, आ जाओ जल्दी से, क्या है 12? निकाला है आप लोगों ने? ये है 12 नंबर क्वेश्चन, बताइए 12 में क्या है? जूम कर देता हूं आपको, देखेगा प्रॉपर। यस, बोलो। In given LCR circuit, the voltage across terminals of resistance and current will be. In given LCR circuit, अब आप एक क्वेश्चन कर चुके हो तो इसको बड़ी आसानी से बता पाओगे। देखो, ये है L, ये है C और ये है R, और LCR सर्किट में द वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, वोल्ट मीटर लगा है, इसकी वैल्यू क्या है और करंट की वैल्यू क्या है, ये पूछिए। तो आप देखोगे यहां L और C के अक्रॉस, ध्यान से देखो, ये चेक कर लिया करो पहले, 400 और 400 बराबर हैं, मतलब इसमें XL इक्वल टू XC दिख रहा है, XL इक्वल टू XC है तो 100%, अब और क्या इक्वल होगा? VL इक्वल टू VC होगा, मतलब ये भी कंडीशन किसकी है? रेजोनेंस की कंडीशन है। रेजोनेंस की कंडीशन है तो पूरे के पूरे 100 किसको मिल जाएंगे? रेजिस्टेंस को, यानी VR इक्वल टू क्या होगा? 100 वोल्ट। ये बात समझ आ गई? तो अगर मैं इस 25 ओम के अक्रॉस वोल्ट मीटर की रीडिंग बताऊं, पूछूं आपसे, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन है, इसलिए 100, इसलिए जो पूरा का पूरा 100 वोल्ट जो अप्लाइड AC का था वो इस रेजिस्टेंस 25 पर अपेयर हो जाएगा। इसका मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग 100 वोल्ट आनी ही चाहिए, और आनी चाहिए तो केवल थर्ड एंड फोर्थ में ऐसा दिया है, तो बाकी के फर्स्ट एंड सेकंड तो कट गए। अब करंट, करंट की वैल्यू निकालोगे तो रेजोनेंस के केस में जो करंट होता है वो अप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि V/Z लेते हो
और Z इक्वल टू R हो जाता है रेजोनेंस में, सीरीज रेजोनेंस में, तो यहाँ Z इक्वल टू रेजोनेंस में क्या होगा, Z इक्वल टू R। ठीक बात है। तो V की वैल्यू कितनी है 100, R की वैल्यू है कितनी 25, तो ये आ गया 4 एम्पियर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी दिल्ली, यानी 100 वोल्ट एंड 4 एम्पियर। बिल्कुल सही। ठीक है, चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। और क्वेश्चन है 13, इसको करने की कोशिश करें। 13, इन एन एसी सर्किट V एंड I आर गिवन। V दिया है ये 200 साइन 100t वोल्ट, I दिया है 50 साइन 100t प्लस पाई बाई 3 मिली एम्पियर। बस इसको ध्यान देना, ये यूनिट गड़बड़ मत कर देना। और पूछा है कि पावर बताओ। ठीक है, पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/2 V0 I0 एंड cos फाई, यही होता है। तो जरा जल्दी वैल्यू पुट कर दो और आंसर बता दो आप लोग, आपको आंसर मालूम होगा। देखना 1/2 V0 कितना है, V0 ये रहा 200, ये रहा 200, I0 कहाँ रहा, ये रहा 50, लेकिन ये 50 मिली एम्पियर है, तो 10 टू दी पावर -3 और करना पड़ेगा, इनटू cos फाई। cos फाई मतलब ये साइन है, ये साइन है, कितने का डिफरेंस हुआ, ओनली π/3 का। तो cos π/3 मतलब cos 60 होता है 1/2। ये काट दो, ये 100 हो गया काटने पे। जरा बताओ कितना आया, 2.5। ठीक है, बिल्कुल सही है, 2.5 हमारा आंसर इसका सही होगा, बिल्कुल सही। यस, तो अब आ जाओ 14 पर। मैं आपको समय दे रहा हूं, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 करके दिखा दो क्या आंसर आएगा। तब तक मैं जरा इस चार्ज पर लगा दूं। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं। क्या आ रहा है, कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ऐसे काम नहीं चलेगा। दर्शन नहीं करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बोलो यस 14 का V इक्वल टू दिया है 100 साइन 100 वोल्ट 100t वोल्ट। ठीक है, और I इक्वल टू दिया है 100 साइन 100t प्लस π/6। फाइंड द व्हाट लेस पावर। तो पावर निकालनी है कुल मिला के। ठीक है, तो पावर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वही लगा लीजिए अभी जो था, P इक्वल टू 1/2 V0 I0 एंड cos फाई। फाई कितना हो गया आपके पास, कोई π/6 है, π/6 मतलब सॉल्व करो कितना आ रहा है, लेकिन इसमें पूछा है व्हाट लेस। यस, जल्दी सॉल्व करिए। कितना आ रहा है जल्दी बोलो, आपके कमेंट्स देख रहा हूं मैं। वो पहले जैसे ही क्वेश्चन है, व्हाट लेस में ये 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर फिर साइन अपन लेंगे 30 और 30 लेंगे साइन में, और कॉस में लेंगे कितना 60। ठीक है, तो यहां पर फिर से हम 1/2 लेकर के, और आप देखेंगे कि आंसर क्या आ जाएगा 2.5। उसमें जो मिली था इसलिए आ रहा था इसमें, और यहाँ क्या है 10 टू द पावर 3 आ जाए। चलो अगला क्वेश्चन है, पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर। क्वेश्चन 15, प्योर इंडक्टर में पावर डिसिपेटेड कितनी होगी। सिंपल आंसर है, पावर डिसिपेटेड कितनी होगी 0। क्यों, क्योंकि पावर डिसिपेटेड किस में होती है, पावर डिसिपेटेड किस में होती है, ओनली रेजिस्टेंस में। ठीक है, एल में और सी में, अकेला एल हो इंडक्टर हो या अकेला कैपेसिटर हो, उसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होने के कारण कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होती, डिसिपेट नहीं होती। इसलिए प्योर इंडक्टर की बात कर रहा है, तो पावर डिसिपेटेड 0 हो।
तो यहां इसमें 15 में लिख सकते हैं पावर डिसिपेट्स ओनली इन रेजिस्टेंस। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाएं, जल्दी से डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है बच्चों? अब 16 में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी की बात करनी पड़ेगी अपने को। 16 में क्या है? कंपेयरिंग द एलसी ऑसिलेशंस विद ऑसिलेशंस ऑफ ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है ना, तो इधर खींच दो तो ऑसिलेट करता है, ऐसे ही एलसी ऑसिलेशन होते हैं। एक कॉइल और एक कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें आपस में, तो होता क्या है कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी भरी हुई है वो एनर्जी कॉइल के अंदर जाती है मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और फिर मैग्नेटिक एनर्जी से पूरा का पूरा जो मैग्नेटिक जो कॉइल थी उसके अंदर एनर्जी भर जाती है, फिर वापस कैपेसिटर में लौटती है, और यही एनर्जी का ऑसिलेशन चलता रहता है। इसको कहते हैं एलसी ऑसिलेशन। और इसको कंपेयर करें हम स्प्रिंग के ऑसिलेशन से, तो बताना है कि स्प्रिंग में जैसे मास होता था, मास कनेक्ट करके ऑसिलेट कराते थे, और एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता था, तो यहां पर मास को किससे रिलेट कर सकते हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट को किससे रिलेट कर सकते हैं, ये इसमें क्वेश्चन। तो अपन ऐसा करें, अगर आपने 11th ढंग से पढ़ा है तो मालूम है कि ओमेगा इक्वल टू होता है √k/m, यही होता है। और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है √ ये अपन देखते हैं 1/, कितनी थी? LC, यही थी 1/LC। कंपेयर करो 1/C, ये तो सीधे सीधे k के बराबर आ रहा है, और जो L है वो सीधे सीधे m के इक्वल आ रहा है, तो m तो हो गया L और k हो गया 1/C। आंसर हो जाएगा D। ठीक है, समझ गए? तो L को हम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी कहते हैं। जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी होता है। जैसे वहां पर इनर्शिया, मैकेनिक्स में इनर्शिया को मास से कंपेयर करते थे, मास से लेते थे, और यहां पर इलेक्ट्रिकल इनर्शिया को L से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि M को कंपेयर कर सकते हैं L से, और स्प्रिंग कांस्टेंट को कंपेयर कर सकते हैं 1/C से। चलो क्वेश्चन 17, यही थोड़े से एलसी ऑसिलेशन के कुछ एक क्वेश्चन हैं इसमें, तो ये थोड़े से आपको ये हो सकता है कि कठिन लगे, क्योंकि अभी एलसी ऑसिलेशन हो सकता है 12th में एक्चुअली अब कट कर दिया है, इसलिए 2-3 क्वेश्चन अगर आप इग्नोर कर दें तो कर देना, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो कर लो। ठीक है, क्योंकि एलसी ऑसिलेशन अब कट कर दिया है सिलेबस। फिर भी ये 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनको अगर समझ आ जाए तो कर लो, नहीं आ जाए तो छोड़ देना, 12th में खास तो। 17 में, इन एन एलसी सर्किट मैक्सिमम करंट ऑन द इंडक्टर इज I। एलसी ऑसिलेटिंग में मैक्सिमम करंट कितनी है? I है। करंट इन इंडक्टर व्हेन एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैंने जैसे बताया था ना, एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है, तो कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में जाती है, पहले इंडक्टर खाली होता है, धीरे धीरे जा रही होती है, तो कैपेसिटर तो खाली हो रहा होता है और इंडक्टर के अंदर एनर्जी भर रही होती है। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जब दोनों की एनर्जी बराबर हो जाती, उस समय करंट भी फ्लो हो रही है। तो वही बताना है कि अगर एलसी ऑसिलेशन की बात करें तो मैक्सिमम करंट है I, तो वो करंट बताइए जब दोनों के अंदर एनर्जी कैसी हो? इक्वल हो। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग अगर अंदाज लगा सकते हो तो बताएं। 17 में एक्चुअली ये I max by √2 होता है, इसको ध्यान देना कि एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। कब? जब करंट जो होती है वो मैक्सिमम करंट का √2 टाइम 1/√2 टाइम्स हो, ये आंसर होगा। ठीक है, एनर्जी तभी बराबर होती है जब I/√2 होता है। एक बार, भले ही ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार पूरा थ्योरी इसकी समझा भी देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ। अब इसमें भी थोड़ा सा फिलहाल अभी याद रखना पड़ेगा आपको, ये भी एलसी ऑसिलेशन का ही क्वेश्चन है। अ फुली चार्ज कैपेसिटर C with initial charge at Q0 is connected to a coil of self inductance L, and at t equal to 0 the time at which the energy stored in inductor is half of maximum। यानी कैपेसिटर से एनर्जी इंडक्टर के अंदर जा रही थी, तो कैपेसिटर में जितनी एनर्जी थी वो धीरे धीरे इंडक्टर में जा रही है,
और जब एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर मैक्सिमम एनर्जी की कितनी हो जाए, बोलो, आधी हो जाए, हाफ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी हो जाए, तो वो समय कितना है, किस समय पर ऐसा हो रहा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं। और मैं यहां पर इसमें क्या होगा, ये टाइम अभी फिलहाल याद रख लीजिए, ये टाइम लगता है बच्चों आधी होने में T/8। कितना लगता है? T/8। आधी होने का मतलब है कि आधी उसमें भरी है, आधी इसमें भरी है, तो बराबर हो गई एनर्जी। तो T/8 पर, फिर 3T/8 पर, 5T/8 पर, 7T/8 टाइम पर, इन पर एनर्जी आपस में बराबर होती है। T/8 आप तो उसका लगा लो हिसाब, ऑड नंबर, T/8, फिर 3T/8, फिर 5T/8, फिर 7T/8, 9T/8, 11T/8, इन टाइम्स पर दोनों एनर्जी बराबर होती है। ठीक है, तो पहली T/8 पर ही निकाल के देख लेते हैं इसमें आंसर होता है कि, तो 1/8 टाइम्स ऑफ T आया। अब T क्या होता है? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? टाइम पीरियड होता है T इक्वल टू 2 पाई √LC। तो बस यहां पर √LC लिख दीजिए। कितना हो गया? 2 पाई √LC। ठीक है, 2 4 जा 8, तो π/4 √LC, ये आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे टाइम पीरियड 2 पाई √LC कहां से आ गया? अरे ओमेगा तो था, ओमेगा क्या था? 1 √LC। ओमेगा को लिखते हो 2 πf इक्वल टू 1/√LC। तो एफ कितना आया? फ्रीक्वेंसी आई 1/2 π√LC। तो इसको पलट दो, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, तो 2 π√LC ये टाइम पीरियड हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? यस, यहां तक समझ गए? आगे बढ़े। 18 हो गया है जी। ठीक है, अब आ जाओ 19 पर। 19 होगा इधर। What is the value of inductance L for which the current is maximum? What is the value of inductance L? L की वैल्यू क्या हो जिससे कि करंट मैक्सिमम हो जाए? कब? LCR सर्किट में। और देखो यहां इस शब्द को ध्यान दो, इस वर्ड को ध्यान दो, करंट मैक्सिमम हो जाए। करंट मैक्सिमम कब होती है? रेजोनेंस की कंडीशन में होती है। और C और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, रेजोनेंस की कंडीशन दे दी। ये आप ध्यान दीजिए, रेजोनेंस की कंडीशन में ओमेगा क्या होता है? 1/√LC। तो देखो ओमेगा दे दिया 200। ठीक है, और ये रेडियन पर सेकंड होगा, और इक्वल टू 1/√L तो निकालना ही, और C की वैल्यू 10 माइक्रो फैराड। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। इसी को सॉल्व कर लो और L की वैल्यू निकालोगे तो 2.5 हर्ट्ज आएगा। L बराबर आ गया 2.5। ये मैंने थोड़ी सी हिंट आपको दे दी। ठीक है, चलो आ जाओ। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर का क्वेश्चन है, इन एन AC सर्किट एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज E इक्वल टू 200√2 sin 100t वोल्ट है, इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी कितना? 100 माइक्रो फैराड। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करनी है। आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? करंट की। और ये वोल्टेज है, तो V0 तो दिया हुआ है ना 20 में, देखो जरा। अब अगर मैं IRMS निकालूं, करंट की वैल्यू IRMS का फॉर्मूला होता है, बोलो, ये होता है VRMS डिवाइड बाय XC, क्योंकि कैपेसिटर की बात चल रही है। ठीक है, कैपेसिटर की बात चल रही है, तो उसके अक्रॉस रिएक्टेंस वैल्यू पुट कर दें। VRMS कितना? ये 200√2, ये तो क्या है? ये तो मैक्सिमम है, और इसका 1/√2 होता है RMS, तो VRMS कितना हो जाएगा? 200, क्योंकि √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। XC 1/ωc होता है, 1/ωc, तो ये हो गया 200 इंटू, ऊपर चला जाएगा ये ओमेगा C, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी? T का जो मल्टीपल होता है उसको ओमेगा बोलते हो, 100 लिख दिया। C कैपेसिटर, कैपेसिटर की वैल्यू जरा ढूंढो कितनी है? 100 माइक्रो है, तो 100 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। इसी को जरा सॉल्व कर लो, तो ये 200 मिली एम्पियर आ जाएगी, 200 मिली एम्पियर, ये आंसर हो गया थर्ड। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाओ जरा, क्या होगा क्वेश्चन 21 पर, कौन बताएगा? 21 ये दिया है। 21 में द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी इन द सर्किट, ये स्क्वायर फंक्शन है, तो आरएमएस वैल्यू निकालनी है, बताओ क्या होगी? आरएमएस वैल्यू के लिए अब डेरिवेशन में जाएंगे इसमें हम, क्योंकि ये डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं यहाँ फार्मूला लिख, पहले डेरिवेशन वाला फार्मूला लिख दूं। वी आर एम एस बराबर, आपने जब डेरिवेशन पढ़े थे तो क्या पढ़ा था? वी आर एम एस का मतलब है रूट, पहले रूट लगा लिया। एम एस का मतलब है मीन स्क्वायर, मतलब स्क्वायर की मीन वैल्यू। और किसी फंक्शन के स्क्वायर की मीन वैल्यू कैसे निकालते हो? इंटीग्रल इंटू स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन क्या है? वी, यहाँ लिख दिया वी स्क्वायर, और डी टी टाइम के साथ निकाल रहे हैं क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में है ये, डिवाइड बाय क्या कर देते थे? इंटीग्रल dt। बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब देखना अंडर रूट लगाया मैंने, ठीक है, अंडर रूट लगा दिया। अब इस क्वेश्चन में ये भी कोई फंक्शन तो दिया नहीं है, कोई इक्वेशन तो दी नहीं है, तो फिर टुकड़ों में करो। टुकड़ों में कैसे करो कि इस टुकड़े के अंदर, फिर दूसरे टुकड़े के अंदर, फिर तीसरे टुकड़े के अंदर, फिर चौथे टुकड़े के अंदर, मतलब हम इसमें निकाल सकते हैं कि या तो पूरे के लिए, या हम केवल क्या निकाल सकते हैं, एक साइकिल के लिए कितना होगा वो देख सकते हैं टाइम इंटरवल लेकर के। तो आपसे ये कहा जाए कि इसमें वी स्क्वायर इंटू डी टी लिखना चाहता हूं, तो वी कितना है? वी जीरो है यहां तक, तो मैंने लिखा वी जीरो का स्क्वायर। ध्यान देना, ये वी जीरो कितने टाइम इंटरवल में है? ये यहां से यहां तक कितना टाइम इंटरवल हो गया? t/2। तो v0 जीरो इंटू डी टी मतलब t/2 लिखा जा सकता। प्लस अगला देखो ये वाला, इस वाले की वैल्यू कितनी है जरा? ये है -b/2। तो ये -b/2 मतलब स्क्वायर करोगे इसका तो प्लस का v0/2 हो जाएगा, इनटू ये कितने टाइम इंटरवल में है? यहां से यहां तक कितना टाइम इंटरवल हुआ? ये भी t - t/2 करोगे तो t/2। तो ये एक पूरे साइकिल की हमने स्क्वायर करके वैल्यू निकाली। अब डिवाइड बाय, हमें तो मीन निकालना था, तो कितने से डिवाइड कर दें? पूरे टाइम इंटरवल से। ये इंटीग्रल dt का मतलब है पूरा टाइम इंटरवल। पूरा टाइम इंटरवल कितना है? t, तो t से डिवाइड किया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो सॉल्व करके आप देखोगे, इसका एलसीएम ले लोगे तो ये यहाँ t/2 आ रहा है, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4v0 स्क्वायर, ये स्क्वायर है, और प्लस v0 स्क्वायर, 5v0 स्क्वायर आएगा, और नीचे 8 आ जाएगा। तो अंडर रूट में आ रहा है ये 5v0 स्क्वायर बाई 8। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो हम 8 को तो 2√2 लिख सकते हैं, तो आंसर हो गया v0/2 एंड √5/2। ये ठीक है, ये आंसर होगा। बोलो समझ में आया? इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और थोड़ा सा एक बार और इसको देखने की कोशिश करना, और इसको देखना, तब समझ में आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लो 2-3। चलो क्वेश्चन नंबर 22 इसको करते हैं, ये भी अच्छा है। 22 में क्या बोला गया? इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट RLC एंड एन AC वोल्टेज सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब ये LCR सर्किट है, ध्यान से सुनना। व्हेन L इज रिमूव्ड, अगर हम L को हटा दें फ्रॉम द सर्किट, देन फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन सर्किट इज π/4। इतने की कहानी की इक्वेशन लिख लो। L हटा दिया तो कौन सा सर्किट बच गया? RC सर्किट हो गया। और RC सर्किट में फेज डिफरेंस कितना दिया है? π/4 दिया। तो फेज डिफरेंस होता क्या है? tan phi लगाओ, tan phi इक्वल टू XC/R, यही होता है RC सर्किट में। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी है? π/4 मतलब 45। tan 45 क्या हो गया? 1। तो इधर से XC इक्वल टू क्या आ गया? इधर से XC इक्वल टू आ गया R। ठीक बात है। अब अगली कहानी पढ़ो। आगे उसने कहा इन स्टेट, इसकी बजाय C इज रिमूव्ड, C को हटा दें तो कौन सा सर्किट बन गया? RL सर्किट बन गया। तो फेज डिफरेंस फिर से π/4 है, तो π/4 है। फिर से फॉर्मूला लगाओ, tan phi इक्वल टू
अब RL सर्किट है तो XL बाई आर होगा, 545 है यानी 1 ही रह गया, XL बाई आर। तो यहां से पता चला XL इक्वल टू क्या आ गया है बच्चों, R आ गया। ठीक है, अब XL बराबर R आ गया और इधर XC बराबर भी R आया था, तो इन दोनों इक्वेशन से पता चल गया कि XC इक्वल टू कितना है, XC इक्वल टू XL है। और जब XC इक्वल टू XL होता है तो ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है। किसकी कंडीशन होती है, रेजोनेंस की कंडीशन होती है। और रेजोनेंस की कंडीशन में जो पावर फैक्टर है वो कितना होता है, 1 होता है, ये आपने सीखा था। रेजोनेंस की कंडीशन में पावर फैक्टर आप जरा बताइए कितना होता है, पावर फैक्टर होता है 1। ठीक है, ये XL बराबर XC आ जाए तो रेजोनेंस हो गया, और रेजोनेंस में cos फाई पावर फैक्टर होता है और जिसको हम RYZ कहते हैं। तो यहां पर XL और XC बराबर हो गए तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z की वैल्यू ये आपके पास R हो जाएगी, क्योंकि XL और XC बराबर हो जाते हैं तो Z इक्वल टू R होता है रेजोनेंस में। R से R कट गया तो cos फाई इक्वल टू 1 आ गया, और cos फाई को ही तो हम पावर फैक्टर कहते हैं, तो यहां पावर फैक्टर आ गया 1। हमारा आंसर होगा ये 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन 23 है, ये अच्छा खासा मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है 23, तो हम करते हैं, यहाँ पर मिटा देते हैं जिससे कि थोड़ी सी स्पेस मिल जाए आपको करने के लिए। चलो, क्वेश्चन है, इन एन AC सर्किट वोल्टेज V इक्वल टू कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड इंडक्टर L इज कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट, इंडक्टर L इज कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट, देन इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर आपको बताना है। तो एक काम करो, V तो दिया हुआ है और L दिया हुआ है, तो L में करंट जो होती है वो क्या करती है, लैग करती है। तो V की इक्वेशन तो ये दे रखी है, बस करंट की इक्वेशन देख लो, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, कितने डिग्री लैग करती है, 90 डिग्री लैग करती है, तो माइनस में यहां π/2 लिख सकता हूं। इसको जरा सॉल्व करूंगा तो I इक्वल टू आ जाएगा माइनस I0 एंड साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दैट वन इज फर्स्ट इक्वेशन, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी फर्स्ट एंड I इक्वल टू माइनस I0 कॉस ओमेगा टी सेकेंड। कॉस कहां से आया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, लेकिन ये उल्टा दिया था ओमेगा टी माइनस π/2, तो आगे माइनस लगेगा। ठीक है, अच्छा पावर पूछिए बच्चों, तो पावर का फॉर्मूला होता है VI, तो ये V और I की वैल्यू डाल दें। V की वैल्यू कितनी है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है ना, इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल टू VI होती है, और एवरेज पावर फिर वो 1/2 V नॉट I नॉट कॉस फाई लेते हैं। तो V कितना है, ये रहा V नॉट एंड साइन ओमेगा टी, इंटू I की वैल्यू ये रही माइनस I नॉट एंड कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब अगर ऑप्शन में देखोगे तो कहीं I नॉट है ही नहीं है, किसी भी ऑप्शन में I नॉट नहीं है। तो जब किसी भी ऑप्शन में I नॉट नहीं है तो पहले I नॉट को हटाना पड़ेगा। तो एक काम करो, I नॉट हटाने का तरीका है, I नॉट की वैल्यू आखिर क्या होती है, वो होती है V नॉट डिवाइड बाय, और L की बात कर रहा है तो V नॉट डिवाइड बाय XL, और XL को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा L, तो V नॉट अपॉन ओमेगा L लिखा जा सकता है I नॉट की जगह। तो यहां लिख दूंगा मैं, और कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि ये बात आपको थोड़ी सी अलग से समझ में आए। यस, तो हमने लिया ये P, यहां लिख दूं P इक्वल टू V नॉट I नॉट, ये माइनस में चल रहा है, तो एक काम करो, चलो पहले लिख ही देता हूं V नॉट साइन ओमेगा टी, और इनटू में माइनस I नॉट, तो I नॉट की वैल्यू कितनी है, ये रही V नॉट अपॉन ओमेगा L, और ये कितना हो गया, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यही हो रहा था। अब इसको जरा सा सॉल्व कर लो थोड़ा सा, बोलो कौन सा आएगा। अब आप बता सकते हो इनमें से कौन सा आ रहा है। ये थोड़ा सा लाइट कलर हो गया तो डार्क कर दूं इसको थोड़ा। यस, ये P चल रहा था,
यहां हम ले लें माइनस V0 इंटू V0, V0 स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय ओमेगा एल हो गया, अंदर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये किसका फॉर्मूला बन गया? 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये फाइनली आ गया P इक्वल टू माइनस V0 स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा एल, ध्यान से देखना, इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, तो साइन 2 ओमेगा टी। देखो कौन सा आंसर है, बी हो रहा है क्या? यस, जल्दी बताओ कौन सा आंसर है? 23 का टी हो रहा है। बिल्कुल आंसर हो गया। तो ये क्लियर हो गया, बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, खत्म करते हैं। ट्वेंटी 24 पर आ जाए। ये आप बार द्वारा देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या बाहर द्वारा देख लेना बाद में, जिससे कि मैं ये क्वेश्चंस करा पाऊं सारे। या रिकॉर्डेड देख लेना, कई बार बच्चे रिकॉर्डेड ज्यादा देख। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन 24, ये है 20, तो इसको तो मिटा दूं, तब तक आप लोग आंसर बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। क्वेश्चन 24 का आंसर क्या आ रहा है? इन गिवन सीरीज एलसीआर सर्किट R इक्वल टू 4 ओम, XL इक्वल टू कितना दिया है 5, X इक्वल टू 9, सब कुछ LCR में तीनों रिएक्टेंस, दो रिएक्टेंस दिए, एक रेजिस्टेंस दिया है। तो बताना है करंट वोल्टेज से कितने डिग्री लीड कर रही है, कितने डिग्री लैग कर रही है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ, देखो हम सबसे पहले ये निकालें 10 फाई RCL सर्किट का। क्या होता है 10 फाई? बड़ा कौन है? XC माइनस XL डिवाइड बाय R, ये हो जाएगा चलो देखें, तो यहां से फाई निकाला जा सकता है। XC बड़ा है XL से, तो XC माइनस XL, 9 में से 5 चले गए, ये तो 4 बचे। R की वैल्यू भी 4 है, ये 1 आ गई। 10 फाई इक्वल टू 1, तो फाई इक्वल टू क्या आ गया? फाई बाई 4, यानी कि 45 डिग्री। तो फाई 45 आ गया। अब 45 आ गया, ठीक बात है, लेकिन ये अब लीड करेगा या लैग करेगा? तो करंट पूछा उसने, करंट देखो इसमें बड़ा कौन है? XC है, तो XC ग्रेटर देन XL है। अब XC बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर की तरह ही काम करेगा वो पूरा सर्किट, तो कैपेसिटेंस डोमिनेंट हुआ। अब कैपेसिटेंस जब डोमिनेंट हुआ तो कैपेसिटेंस में क्या होता है? कैपेसिटेंस में तो करंट लीड करती, कैपेसिटेंस में करंट लीड करती है, तो यहां हम लिखेंगे कैपेसिटेंस करंट इसमें लीड करेगी, तो लीड द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ट्वेंटी 25, जल्दी से बताएं इसका आंसर। A series RC circuit is connected to an alternating voltage source. Consider two situations: when capacitor is air filled and when capacitor is mica filled. Then current through resistor is I and voltage across capacitor is V. तो कौन छोटा है कौन बड़ा है ये आपको बताना है। तो चलो
इसमें एक काम करते हैं, पहले एक्स सी निकालते हैं। क्या होता है बच्चों, 1/ओमेगा सी। पहले कैपेसिटर की बात करें तो इसमें क्या भरा हुआ है, एयर भरी। फिर हम सेकंड केस देखें, एक्स सी फिर से निकालें। अब माइका भरी हुई है, माइका भरी हुई है तो ओमेगा तो यही रहेगा, लेकिन माइका का मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो अब कैपेसिटी बढ़ गई, केसी हो जाएगी ये माइका के। ठीक है, अब बताओ, जब सी जो है के गुना हो गया, ठीक है, तो मतलब एक्स सी डैश मान लेते हैं इसको। एक्स सी डैश क्या होगा, कम हो गया होगा, ये बात क्लियर है। तो एक्स सी डैश जब इन माइका भर देंगे तो एक्स सी डैश लेस हो जाएगा किससे, एक्स सी। एयर के कंपैरिजन में एक्स सी डैश कम हो गई। अब एक्स सी डैश मतलब रिएक्टेंस कम हो गई, तो सेकंड केस में, ये सेकंड केस का था ना, तो सेकंड केस में यानी बी केस में जो करंट है वो बढ़ गई होगी किससे, फर्स्ट केस की करंट से, यानी करंट तो बढ़ेगी, करंट इसमें बढ़ेगी। अच्छा, वोल्टेज, वोल्टेज का क्या हाल होगा, एक्स सी बी इक्वल टू क्या होता है, एल सी के अक्रॉस वोल्टेज अगर देखें, आई आर, आर मतलब एक्स सी, तो एक्स सी कम हो गया है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से आप देख लीजिए क्या इसमें चेंज हो रहा है। तो 25, अब बताओ जरा क्या आ रहा है, आप लोग सी आ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर भी डाला करो जिससे कि मुझे समझ आ जाए कि आप कौन से नंबर का जवाब बता रहे हो। तो बिल्कुल सही है, सी सही है, क्योंकि यहां पर ये जो आई बी है वो बढ़ रहा, ठीक है, और ए तो कम होगा, वी ए कम वी बी। चलो अगला देखो, 26, what is the frequency of power in an AC circuit connected to a capacitor given F and V 200? Power, what is the frequency of power? Frequency पूछिए पावर की। तो 26 में फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर क्या होती है, डबल होती है दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, इसको ध्यान रखेंगे। और कैसे होती है, क्योंकि P इक्वल टू होता है 1/V0 V0 I0 cos फाई, यही निकाला था। लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर को हम ऐसे निकालते थे, अगर आपको ध्यान हो, V इक्वल टू था V0 एंड cos ओमेगा टी या sin ओमेगा टी, कुछ भी मान लो, चलो sin ओमेगा टी, और I इक्वल टू था I0 sin ओमेगा टी प्लस माइनस फाई जो भी है, ठीक है। तो फिर पावर इक्वल टू क्या निकालते थे, V0 I0 एंड साइन ओमेगा टी, यही डेरिवेशन करते थे, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो अगर फाई ये 90 डिग्री है कोई और है, तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन करते थे हम, पूरा एक फॉर्मूला बनाते थे, तो ये साइन और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का इंटू आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में ये 2 ओमेगा का फैक्टर आएगा। तो मतलब पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डेरिवेशन में आप देखोगे डबल होती है किसकी, सर्किट की, वोल्टेज की, ठीक है। तो इसको अगर ये 20 है, आप देखोगे पहले कितनी है 26 का, तो यहाँ लिख देना एसी सोर्स की डबल, एसी सोर्स की कितनी फ्रीक्वेंसी है वो देख लो, उसकी डबल होगी ये। तो यहाँ पर 26 में यहाँ पर आना चाहिए, ये फिर 30 होगा, डबल चाहिए ना, तो सही करेक्ट कर लो, 30 है तो 60 हर्ट हो जाए, ठीक है। आंसर डी लगाओ, लेकिन ये 30 होगा। क्लियर, तो ये बात क्लियर है, तो आप इसको नोट कर लो, लिख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर इज डबल दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। एसी सोर्स की पावर की, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी की डबल फ्रीक्वेंसी होती है पावर की। चलो 27, थोड़े से और बचे, छोटे छोटे 4 क्वेश्चन और बचे। इन द सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 80 वोल्ट, power consumed by it is 160 watt. If AC frequency is 50 hertz, then find the value of L. ये बताना है, कैसे निकालोगे। In the circuit, potential difference across resistance is 80 volt. ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है इसको VR मान लो, 80 वोल्ट। पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम हो रही है कितनी, 160 वॉट इसके द्वारा।
फ्रीक्वेंसी है 50, ये लिखा है 50, तो एल की वैल्यू क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन। तो एक काम करें, सबसे पहले वी एल देखें कितना होगा, क्योंकि ये 100 वोल्ट दिया है टोटल, ये वी आर दिया है, तो वी एल निकल आएगा। तो वी एल का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। तो वी कितना है 100, ये हो गया 100 का स्क्वायर, वी आर कितना है 80, 80 का स्क्वायर। जरा सॉल्व तो करो, कितना आएगा बोलो। 64 का फैक्ट, कितने का फैक्टर आएगा, 64, ये हो गया 3600, मतलब ये हो गया 60, वी इक्वल टू हो गया 60 वोल्ट। तो वी एल इक्वल टू हो गया 60 वोल्ट, एल के अक्रॉस वोल्टेज आएगा 60। अब एक काम करो, हमें निकालना है इसमें इनका रेशो कितना आएगा, बता सकते हो क्या, अपने को एल निकालना है, बताओ। कितना आ रहा है जल्दी बोलो, आपके कमेंट्स को मैं देख रहा हूं, इधर चला गया। और जल्दी है, बोलो, यहां पर तय बोलिए कितना आएगा। ये आ रहा है 0.3/पाई। अब इसकी इतनी हिंट मैंने दे दी है, अब आप लोग बताइएगा कि 0.3/पाई कैसे आया। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, मुझे आप बताना, जिसका आ जाए। ये मैं क्लास वर्क दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ आपको, आप उसका स्क्रीनशॉट खींच के अपने ऐप में पोस्ट करिएगा, ठीक है। देखना चाहता हूँ आपने किए कि नहीं करे। अब टाइम भी हो रहा है, जल्दी से 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 30 क्वेश्चन। 28 इन द एलसी सर्किट शोन इन फिगर द करंट इज इन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है। तो ये पता चल रहा है कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा होगा, क्योंकि सॉरी कैपेसिटेंस के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है और नेगेटिव के अंदर जा रही है, मतलब ये चार्ज हो रहा होगा। चार्जेस ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स हैव शाइन एट दिस टाइम, इस टाइम क्या हो रहा होगा। सिंपल बात है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो करंट जो है वो क्या हो रही है, जब चार्जिंग का केस होता है तो ग्रो हो रही होगी या रिड्यूस हो रही होगी, ये बताओ आप। चार्जिंग के केस में जल्दी बताओ, ऑप्शन दे दूं, चलिए ऑप्शन दे देता हूं। ये क्या आंसर आ रहा है, अब ऑप्शन नहीं दे रहे हो, ऑप्शन में सी डी ए क्या आंसर आएगा। बस 2-3 क्वेश्चन और हैं लास्ट। चलिए ये भी आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, जल्दी से ऐप में आंसर बताइएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, अब इसका बताओ। द डायग्राम शोज अ इंडक्टर सी एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स, V1 and V2 are voltmeter and A is an ammeter.
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इनकी रीडिंग वगैरह बतानी, इनकी रीडिंग्स बतानी है कैसी क्या हो, ठीक है। थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूं, ये है, बताओ। ये आर है, आर के अक्रॉस ये V2 है, और यहाँ एल के अक्रॉस क्या है, V1 है। डायग्राम में आर कनेक्टेड टू सीरीज AC सोर्स V1 V2 ये दिए हुए हैं। रीडिंग इन ए, ऑप्शन देता हूं, रीडिंग इन ए एम्पियर, रीडिंग इन ए मतलब ए है एमीटर ये वाला, V2 आर ऑलवेज इन फेज, मतलब इसमें, और V2 किसके अक्रॉस है, रेजिस्टेंस के। तो ये मतलब करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे, ये सही है क्या, जल्दी से बताओ। करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं रेजिस्टेंस में, इसका मतलब ये तो सही दिख रहा है। अच्छा अब आ जाओ दूसरा ऑप्शन, इधर दिया है दूसरा, रीडिंग इन V1 इज अहेड विद रीडिंग V2, पहला तो सही था। अब रीडिंग इन V1 अहेड विद V2, V1 कितना है, कहां गया, ये रहा V1, V1 अहेड है V2 से, तो ये भी सही दिख रहा है, क्योंकि इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो लीड करता है यहां पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज से, तो ये भी सही है, मतलब दूसरा ऑप्शन भी सही है। ठीक है, जरा तीसरे को चेक कर लें, रीडिंग इन एमीटर एंड V1 आर ऑलवेज इन फेज, ए और V1 हमेशा फेज में ही होंगे, तो ए और V1 रहा ये और ये रहा, ये तो फेज में हो नहीं सकते क्योंकि ये इंडक्टर के अक्रॉस है और ये सिंपल रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट है, तो करंट जो है वो V1 के साथ यानी L पर वोल्टेज के साथ क्या होती है, लैग करती है, कि वोल्टेज लीड करता है, इसलिए इसका केवल दो ही आंसर सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड आंसर इसका सही हो जाए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ये 30 क्वेश्चन ही आपको दिए थे आपकी शीट में। बताओ थर्ड का आंसर, 30 का आंसर क्या होगा। 30 में, इन द प्योर इंडक्टिव AC सर्किट which of the following sketches represent the variation of current amplitude I0 with frequency ओमेगा। मैक्सिमम करंट और ओमेगा के साथ फ्रीक्वेंसी का जो रेशो है, फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है, मतलब करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ है, वो इन चारों में से कौन सा सही है ये बताना है। जल्दी से आप ये वाला आंसर तो आप दे दीजिए, बताओ। ऐसा करते हैं, AC सर्किट की बात कर रहा है, प्योर इंडक्टिव है, ये देखा करो सर्किट आखिर कैसा है, 7 तरह के सर्किट बताए थे, उनमें से ये क्वेश्चन में कौन सा दिया है, प्योर इंडक्टिव दिया है, और प्योर इंडक्टिव में करंट, मैक्सिमम करंट जो होती है वो होती है V0 अपॉन XL, V0 अपॉन XL को क्या लिखते हो, ओमेगा L, तो L और V तो कांस्टेंट, और ये हो गया I0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा। अब I0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोला, ये वाला, कौन सा बोला, हाइपरबोला, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी सीट खत्म हो गई, और क्योंकि ये ऑड समय पर मैंने थोड़ी सी आज ये क्लास ली है, तो कई बच्चों ने नहीं देख पाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऐप पर हमेशा के लिए अवेलेबल रहती है, तो जरूर आप जो नहीं देख पाए हों उन सबको बता देना, रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको पूरा देख लें, भले ही पूरा ना देखें, लेकिन अगर आपने पूरी शीट आपको जो दी गई थी वो सॉल्व कर ली है, तो कोई पर्टिकुलर सेक्शन, कोई पर्टिकुलर पार्ट, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया हो, तो उतने पार्ट को आप देख लो, केवल वही क्वेश्चन आप देख लो, पूरे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरे 30 के 30 डिस्कस कर दिए हैं, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करनी ही थी ये पूरी 30 क्वेश्चन के शीट के लिए वीडियो क्लास, तो इसलिए मैंने इसको आपको एक तरह से क्लास भी ले ली और ये रिकॉर्ड भी हो गई, और दोनों काम एक साथ हो गए। तो जिस बच्चे को जो क्वेश्चन देखना है वो क्वेश्चंस हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ऐप पर, तो वहां से ये देख सकते हैं, शीट आपके पास ऑलरेडी ऐप पर अपलोड थी। ठीक है, तो चलिए फिर मंडे को मिलते हैं शाम को।
को ख़त्म कर दूं मैं, थोड़ा सा रुक जाइए।